नमस्कार बच्चों। ठक्कर बप्पा कॉलोनी मनपा हिंदी शाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि बाला जायसवाल। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 13 दिशा और मानचित्र इस पाठ को समझेंगे। बच्चों, पाठ का नाम क्या है? दिशा और मानचित्र। देखिए बच्चों, यह उगते हुए सूर्य का चित्र है। आपको पता है सूर्य किस दिशा में उगता है? यस, सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है। और बच्चों, यह चित्र जो है सूर्य अस्त होते हुए दिख रहा है इस चित्र में। तो सूर्य जो है अस्त किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो बच्चों, दिशा के बारे में हम जब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उगते हुए सूर्य की तरफ अगर मुंह करके खड़े रहें तो वह पूर्व दिशा होती है, और उसके विरुद्ध पश्चिम दिशा। और लेफ्ट हैंड की तरफ यानी बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा, और दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा। तो बच्चों, ये जो चार मुख्य दिशाएं हैं इनके बारे में हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं। तो मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हुई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बच्चों, ये कौन सी दिशा है? पूर्व। उसके विरुद्ध में पश्चिम, और लेफ्ट हैंड में उत्तर दिशा, राइट हैंड में दक्षिण दिशा। ये हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिशा के सामने चित्र दिया गया है, और वह चित्र जो है वह किस दिशा में है वो दर्शाता है। जैसे पूर्व दिशा में है तालाब, उसी तरह पश्चिम दिशा में वृक्ष या पेड़, उत्तर दिशा में घड़ी, और दक्षिण दिशा में घर। तो बच्चों, ये हमने जो चार मुख्य दिशाएं हैं इनके बारे में हमने जाना कि जो चार चित्र दिए गए हैं वो किस किस दिशा में है। तो बच्चों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कुछ चित्र दिए गए वो हमने देखा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि जो ये चार दिशाएं हैं इनके बीच में भी कोई चित्र हो सकता है? जैसे देखो बच्चों, उत्तर और पूर्व में एक किले का चित्र है, उसी तरह उत्तर और पश्चिम में पहाड़ या पहाड़ी, पूर्व और दक्षिण में एक बल्ब का चित्र है, बल्ब का खंभा, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में एक कुआं है। तो बच्चों, अगर ये जो चार मुख्य दिशाओं में जो चित्र दिखाया गया है मुख्य दिशाओं के सामने, इनके अलावा भी अगर हमें दो मुख्य दिशाओं के बीच में अगर कोई चित्र है तो हम क्या
कैसे बताएंगे कि वह किस दिशा में है। जैसे किला जो है उत्तर और पूर्व दिशा में है, उसी तरह पहाड़ी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है, और कुआं जो है वो पश्चिम दक्षिण दिशा में है, और जो बल्ब है या खंभा है, खंबे का बल्ब है जो, वह पूर्व और दक्षिण दिशा में है। बच्चों ये चित्र ध्यान से देखो। देखिए, पहाड़ी, कुआं, बल्ब का खंभा तथा किला, ये चित्र मुख्य दिशाओं में नहीं है। ये चित्र कौन कौन सी दो दिशाओं के मध्य है, मध्य मतलब बीच में है, वह खोजो और नीचे खानों में लिखो। तो जैसे बच्चों देखो यहाँ पर एक चौखट बनाया गया है, और पहले चौखट में चित्र का नाम दिया है, और दूसरे चौखट में कौन सी दो मुख्य दिशाओं के मध्य में वो चित्र है वो हमें बताना है। जैसे देखो पहला चित्र में पहला है पहाड़ी, दूसरा कुआं, बल्ब का खंभा और किला। तो अभी जो हमने पिछले स्लाइड में चित्र देखे थे उसी के आधार पर ये आपको लिखना है। जैसे मैं एक बता दे रही हूँ कि पहाड़ी जो है किन दो मुख्य दिशाओं के बीच में है। पहाड़ी जो है वह उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच में है। ये जो मुख्य दिशाएं हैं उत्तर और पश्चिम, इन दोनों के बीच में पहाड़ी है। उसी तरह आपको पिछली स्लाइड से कुआं कौन सी दो मुख्य दिशाओं के बीच में है, उसी तरह बल्ब का खंभा और किला, ये आपको स्वयं खोजना है और इस खाने में लिखना है। दो मुख्य दिशाओं के मध्य भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। इन वस्तुओं की दिशा निर्धारित करने के लिए उप दिशाओं का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि जो दो मुख्य दिशाओं के बीच में अगर कोई चित्र है तो उसको भी हम कोई ना कोई उप नाम दिया गया है, उसी को उप दिशा कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी उप दिशाएं हैं। देखो बच्चों यहाँ एक चक्र बनाया गया है, यह दिशाओं और उप दिशाओं का चक्र है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे पूर्व दिशा, जिस दिशा जहां पर सूर्य उगता है वह पूर्व दिशा, और जिस दिशा में अस्त होता है वह पश्चिम दिशा, लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर दिशा और राइट हैंड की तरफ दक्षिण दिशा। तो बच्चों ये मुख्य दिशाएं हैं। अब हम देखेंगे कि इन चारों मुख्य दिशाओं के बीच में भी एक एक उप दिशा आई है, उनका नाम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर और पूर्व। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ईशान कौन सी दिशा है बच्चों, ये उप दिशा है। ईशान जो है वह उप दिशा है। तो उत्तर पूर्व न कहकर उसे हम ईशान उप दिशा कहेंगे। उसी तरह उत्तर पश्चिम दिशा के मध्य में जो उप दिशा है उसका नाम है वायव्य। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य में आग्नेय उप दिशा है, और पश्चिम और दक्षिण मुख्य दिशा के बीच में नैऋत्य यह उप दिशा है। तो बच्चों 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। तो मुख्य दिशाओं को देखो ब्लू रंग में दिखाया गया है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
और जो उप दिशाएं हैं वह ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इस तरह से हमने दिशाएं और उप दिशाओं के बारे में यहाँ समझा। क्या तुम जानते हो दिशाएं सदैव जमीन के समांतर होती हैं, इसलिए मानचित्र को भी स्थानिक दिशाओं के अनुसार सदैव जमीन पर रखना चाहिए। इसके पश्चात उसका वाचन करना अचूक होता है। इसका अर्थ है बच्चों कि देखो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि उगते हुए सूर्य का चित्र है और वह एक छोटी सी बालिका मानचित्र जो है वो जमीन पर रखी हुई है। तो इसका अर्थ है कि जमीन पर रखकर जब मानचित्र का वाचन करेंगे तब वह वाचन अचूक होता है। पूर्व दिशा जो है जहां पर जिस दिशा में सूर्य उगता है वो पूर्व दिशा और जहां अस्त होता है वो क्या है, पश्चिम दिशा। उसी तरह लेफ्ट हैंड में उत्तर दिशा और राइट हैंड में दक्षिण दिशा। देखो बच्चों ये महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है और ये जो अभी हमने दिशाएं और उपदिशाओं के बारे में जाना तो उसी के आधार पर यह आपको मानचित्र का वाचन करना है। और दिशा चक्र जो हमने बनाया था उस दिशा चक्र को अगर हम किसी एक जिले, मान लो हमने बीड़ जिला पर रखा, तो बीड़ जिला पर रखने के बाद देखो बच्चों यहाँ बीड़ जिला है, बीड़ जिला पर अगर हम दिशा चक्र रखते हैं तो यहाँ पर रखने के बाद हम पूर्व में कौन सा जिला है, उसी तरह पश्चिम में, फिर उत्तर में, दक्षिण में। तो पूर्व में क्या है बच्चों, बीड़ जिला में अगर हम दिशा चक्र रखते हैं तो पूर्व में जो है परभणी जिला है। उसी तरह पश्चिम में क्या है, अहमदनगर, और उसी तरह उत्तर में जालना जिला है और दक्षिण में जो है उस्मानाबाद। तो इस तरह से हम दिशाओं और उपदिशाओं का जो चक्र है हम यहाँ रख कर और सभी जिले कौन कौन से दिशाओं में है वह पता कर सकते हैं। तो बच्चों यह आपको यहाँ पर दिशा चक्र रख कर और सभी दिशाओं और उपदिशाओं में कौन कौन से जिले हैं यह आपको पता करना है। परिसर के विभिन्न स्थान एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। इन स्थानों के आकार भी बड़े होते हैं। मानचित्र का आकार उसकी तुलना में छोटा होता है, इसलिए स्थानों के बीच की दूरी भी मानचित्र में दिखाते समय कम करनी पड़ती है। बच्चों जैसे हम जानते हैं कि कोई भी स्थान जो है अगर देखा जाए तो वह बहुत बड़ा आकार उसका होता है, पर अगर हम उस मानचित्र में उसको दिखाएंगे तो वह उसका आकार हमें छोटा करना पड़ता है। उसी तरह चित्र बनाते समय हम घर, पहाड़ी, मनुष्य इत्यादि के चित्र आकार में इतने छोटे बनाते हैं कि वे कागज के आकार में समा सके। मानचित्र बनाते समय भी यह ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा करते समय जमीन पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है। बाद में यह निर्धारित करना पड़ता है कि उसे मानचित्र में किस अनुपात में किया जाए। तात्पर्य यह है कि मानचित्र में स्थानों के बीच की दूरी अनुपातबद्ध होती है। नीचे दिए गए चित्र की सहायता से इसे समझेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में एक मनुष्य, सामने जो दृश्य दिख रहा है उसको
वह मानचित्र में बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो दृश्य है तो उसकी दूरी बहुत बड़ी होगी, लेकिन उसको मानचित्र में बनाने के लिए क्या करेंगे, उसकी तुलना में उसको हम छोटा दर्शाएंगे। थोड़ा सोचो। रसिका और रेशमा के घरों के बीच की दूरी 10 किलोमीटर, किमी अर्थात 10 किलोमीटर है। मानचित्र खींचने के लिए पैमाना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ सेमी दिया गया है, 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 किलोमीटर है। और बच्चों उनके घरों के बीच की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दिया गया है। तो उस तरह से आपको बताना है कि 10 किलोमीटर दूरी जो दर्शाना है वह हम मानचित्र में किस प्रकार वो लिखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो उसी तरह 2 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर। तो इस प्रकार बच्चों 10 सेंटीमीटर अर्थात 10 किलोमीटर। तो उनके घरों के बीच की दूरी हम 10 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। इसे सदैव ध्यान में रखो। दिशाएं तथा उपदिशाएं मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है। उसके लिए मनुष्य ने प्रकृति की सहायता ली है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त इनका प्रमुख आधार है। तो बच्चों जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं वह मनुष्य द्वारा निर्धारित की गई है, पर उसके लिए सहायता किसकी ली गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त, इनका आधार लिया गया है। हमने क्या सीखा। बच्चों इस पाठ में हमने क्या सीखा है उसका हम पुनरावर्तन करेंगे। उपदिशाओं का परिचय या जानकारी, दिशा चक्र, मानचित्र की अनुपातबद्धता, पैमाने के अनुसार होना, मानचित्र में दूरी तथा जमीन की दूरी के बीच संबंध। आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।